हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी। एक तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक था कोडोमिनेंस, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ये दो टॉपिक कल हमने देखे थे भाई, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप अपने नोट्स देखेंगे तो नोट्सों में जो सह प्रभाविता वाला टॉपिक है ना, उसके जस्ट बाद कुछ थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो वो जो थ्योरी लिखी हुई है ना, वो एनसीईआरटी बुक ने क्या है, थोड़ा अलग उसको किया है ना। हालांकि वो भी एक अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है, अपूर्ण प्रभाविता का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको थोड़ा अलग रखा है क्योंकि एक अलग कंसेप्ट है उसका। तो उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा है भाई। देखो, वो ये कहता है कि भाई मान लीजिए कोई मटर का प्लांट है, ठीक है। तो मटर के पौधे में जो मंड कण होता है, मतलब स्टार्च कण होते हैं। देखिए भाई, जैसे मटर का बीज मानिए आप, तो मटर के बीज में जो क्या होता है, स्टार्च होता है। तो मटर के बीज में जो स्टार्च होता है उसके कणों का निर्धारण एक जीन करता है और उस जीन को बोलते हैं कैपिटल वी, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? जीन करता है एक। ये किसका संश्लेषण करता है? मंड कण का, स्टार्च के कण का। किसमें? मटर के बीज में ना। तो मान लीजिए जैसे ये कोई मटर का बीज है और इस बीज में कोई स्टार्च के इस प्रकार के कण हैं, है ना भाई। तो इन कणों का निर्धारण कौन करता है? बी एक जीन करता है जिसके दो युग्म विकल्पी हो गए। एक तो हो गया कैपिटल वी और एक हो गया स्मॉल वी। क्लियर भाई? तो ये मटर के बीज हैं जिनमें जो मंड कण का संश्लेषण, मंड बोलते हैं स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च को बोलते हैं ना, शर्करा जो होती है, उसमें ये दोनों जीन उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कहता है कि जो समयुग्मजी कैपिटल वी वाला होता है वो तो बड़े मंड कण वाला होता है। कैसा होता है? बड़े मंड कण वाला मटर का बीज। और जो समयुग्मजी स्मॉल वाला होता है वो होते हैं छोटे मंड कण। आपकी थ्योरी में लिखा हुआ भी है भाई कि जो कैपिटल वी समयुग्मजी होता है वो तो कुशल रूप से मंड का संश्लेषण, तो कुशल रूप से मंड का संश्लेषण है। उसमें मंड के जो कण है वो कैसे होते हैं? बड़ी आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? देखो दोबारा सुनो, एक मटर का बीज है, तो मटर के बीज में जो स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को कोई जीन निर्धारित करता है और उस जीन को हमने मान लिया है कैपिटल वी, मतलब बी मान लिया है भाई, ठीक है। अब देखिए, तो जिसमें बड़े मंड कण होंगे उसमें जीनोटाइप कैपिटल वी होगा, और जिसमें छोटे मंड कण होंगे उसमें स्मॉल वी होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, है ना? दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए, है ना। तो अब होता क्या है, अब उसने एक बात और कही, ध्यान सुनना। उन्होंने एक बात और बताई कि जो कण या जिनमें बड़े कण होते हैं स्टार्च के, वे आगे चलकर उनकी आकृति और गोल हो जाती है। कैसी हो जाती है? गोल आकृति के बीज हो जाते हैं। कैसी आकृति के? गोल आकृति के। और जो छोटे मंड कण होते हैं वो कैसे रह जाते हैं? झुर्रीदार रह जाते हैं। दो चीज ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आपकी लाइन देखो उसमें लिखा हुआ है कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है। ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक ही जीन दो से अधिक उत्पादों को कंट्रोल कर जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जीन तो एक ही है लेकिन वो दो चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा है। एक तो बड़े मंड कण, मतलब स्टार्च के कणों को बनाना, और एक उसकी आकृति भी, मतलब मटर के बीज की। तो वो ये कहता है कि जिन मटर के बीजों में स्टार्च के कण बड़े होते हैं उनकी आकृति और गोल होती है,
और जिनमें स्टार्च के कण छोटे होते हैं उनकी आकृति झुर्रीदार होती है। ठीक है, अब जब इसमें हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ से कैपिटल V युग्मक बनेगा, इधर से स्मॉल v युग्मक बनेगा। जब इनमें फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल V नर से चलकर स्मॉल v मादा से चलकर आएगा। अब ये बन गई ना F1PD। अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को। तो मेंडल ने क्या मेंडल नहीं थे भाई, क्या देखा कि भाई जो कैपिटल V स्मॉल v जो फर्स्ट पीढ़ी है, अब आप बताओ आपके हिसाब से यहाँ पर केवल उन्होंने स्टार्च कण की बात की है। तो यदि हम स्टार्च के कण की बात करें तो यहाँ F1 पीढ़ी में जो स्टार्च के कण थे वो मझोले आकार के थे। कैसे थे? मझोले आकार। मझोले आकार का मतलब है बीच वाले से, ना तो ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे, तो बिल्कुल बीच वाले आकार के स्टार्च के कण पाए गए पहली पीढ़ी में। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि मेंडल के प्रभावता के नियम की हम बात करें तो उसके अनुसार तो कैपिटल V यहाँ पे आ रहा है, तो किस प्रकार के स्टार्च के कण होने चाहिए थे? बताओ भाई, बड़े आकार के स्टार्च के कण होने चाहिए थे ना, क्योंकि कैपिटल V आ रहा है। अरे यार वही बात है जो मैंने अपूर्ण प्रभावता नहीं बताई थी। तो देखो, दो गुणों के अलावा कोई तीसरा गुण प्रकट हो रहा है, वही तो अपूर्ण प्रभावता है। दो गुण कौन से थे? बड़े मंडकण और छोटे मंडकण। तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ही गुण प्रकट हो गया ना, मझोले आकार के। मझोले आकार का मतलब बीच वाले आकार के। तो आप बताओ कि यहाँ पर ये अपूर्ण प्रभाविता शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा? आकृति पर नहीं जा रहे हैं हम, गोल झुर्रीदार पर नहीं जा रहे हैं। होंगे तो ये गोल, होंगे तो गोल। देखो मझोले आकार के तो हैं, लेकिन आकृति कैसी है इनकी? गोल। सुनिए, यदि मैं आकृति की दृष्टि से बात करूं इस एग्जाम्पल में, ये भी आपको याद रखना है, आकृति की दृष्टि से मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये प्रभाविता का गुण दर्शा रहा है। प्रभाविता का, क्योंकि आकृति कैसी है? गोल है, तो ये भी गोल है। तो आकृति के आधार पर तो ये प्रभाविता के नियम का पालन कर रहा है। लेकिन यदि हम केवल स्टार्च के कणों की बात करें तो स्टार्च के कणों के आकार के आधार पर ये अपूर्ण प्रभाविता शो कर रहा है। मतलब ये एक अलग से एग्जाम्पल है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा अलग रखा था। बहुत नॉर्मल है, आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर है तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो समयुग्मजी में बड़े मंडकण, विषमयुग्म में छोटे मंडकण, जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी मझोले आकार के होते हैं। अब ये दूसरा तो आप बनाना जानते हैं भाई, इनमें जब आप स्वयं परागण कराएंगे, अब इसका वैसे कोई मतलब नहीं है ना स्वयं परागण। अब जब, हालांकि आपके सिलेबस में भी ये आरेख नहीं है तो आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आप बना ही लो ना। तो कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V कैपिटल V, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, स्मॉल v स्मॉल v, ये आता है भाई। ठीक है, अब सुनो, इसमें देखो ये जो कैपिटल V है वो बड़े मंडकण वाला और गोल आकृति का है बिल्कुल। कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, ये दोनों कैसी आकृति के हैं? मझोले आकार के हैं, और आकृति कैसी है? गोल है। और ये स्मॉल v कैसा है? छोटा है, छोटे मंडकण वाला है, और आकृति कैसी है? झुर्रीदार है। ठीक है भाई, तो ये आप बना लीजिए इसका भाई, है ना, बना लो इसको फटाफट। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप का जो को ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, इतना बना लो जो वहाँ पे आपके जगह है ना, तो वहाँ पे आपको ये बनाना है केवल। ले लो स्क्रीनशॉट, बना लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुप्रभाविता।
जिसको प्लियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लियोट्रॉपी, है ना। बहुप्रभाविता, तो देखिए भाई क्या होती है बहुप्रभाविता। जैसा कि अच्छा ये मेंडल के विचलन चल रहे हैं मेंडलवाद के, तो जैसे हमने अपूर्ण प्रभाविता देखा, सह प्रभाविता की बात की, उसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं बहुप्रभाविता की। बहु का मतलब बहुत सारे, प्रभावी माने प्रभाव। तो सुनिए भाई इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि एक जीन एक लक्षण, एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करता है, लेकिन कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। उसे कहते हैं बहुप्रभाविता। देखो कितनी सिंपल सी बात है। मेंडल ने ये कहा था कि अच्छा मैं भी तो कहता रहता था भाई आपसे पहले ही कि भाई एक जीन केवल एक लक्षण को निर्धारित करता है, ये मैं कहता था आपसे, ठीक है भाई, कि एक जीन केवल एक लक्षण को निर्धारित करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को भी कंट्रोल कर देता है। मतलब देखो सामान्यतः तो एक जीन केवल एक लक्षण को कंट्रोल करता है। देखो कंट्रोल का मतलब होता है उसको निर्धारित करता है, उसको बनाता है, ये ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों का भी निर्धारण कर देते हैं। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। बहु माने बहुत सारे, प्रभाविता माने प्रभाव होना, उसके मतलब बहुत सारे प्रभाव होना। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि सामान्यतः एक जीन एक ही लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन कई बार एक जीन एक से अधिक लक्षणों का भी निर्धारण कर देता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बहुप्रभाविता बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? बोलो बताओ, है ना। नोट्सों में देखो इसको बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई? तो बहुत सिंपल सी ये डेफिनेशन है, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो बहुत सिंपल है भाई कि सामान्यतः एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन कई बार एक जीन एक से अधिक लक्षणों का भी निर्धारण कर देते हैं। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता बोलते हैं। अच्छा इस बहुप्रभाविता के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं बहुप्रभाविता की, तो देखिए मीठी मटर में जो जीन फूल के रंग का निर्धारण करता है, वो बीज का रंग, पत्तियों की अक्ष पर धब्बे, का नियंत्रण भी करता है। देखो कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल यदि इसमें बात करूं तो जो फलमक्खी होती है, फलमक्खी के पंखों को निर्धारण करने वाला, मतलब जो जिन पंखों की आकृति या पंखों के रंग को निर्धारित करेगा ना, निर्धारण करने वाला नेत्र रंग का भी
निर्धारण करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके दो एग्जाम्पल है भाई आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सुनिए क्या है, मतलब बहुप्रभाविता क्या चीज होती है। बहुप्रभाविता बोलेंगे कि सामान्यतः एक जीन केवल एक ही लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन कई बार एक जीन एक से अधिक लक्षणों को भी कंट्रोल कर देता है। ऐसी घटना को हम कहते हैं बहुप्रभाविता। इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो देखो, जैसे मीठी मटर जो होती है ना, उसमें जो जीन, मतलब कोई जीन है, अब वो एक ऐसा जीन है वो केवल फूल के रंग का कंट्रोल कर रहा है। किसका? मटर के पुष्प के रंग को निर्धारित करने वाला कोई जीन है। तो वो इस रंग को निर्धारित करने के साथ साथ वो बीज का भी रंग निर्धारित कर देता है, और जो पत्तियों की अक्ष पर जो फिलामेंट सा होता है, एक्सिस जो होती है, उस पर जो धब्बे धब्बे से होते हैं उसका भी ये क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। तो देखो जीन तो एक ही है, लेकिन वो दो तीन रूप से प्रभावी है ना, या दो तीन लक्षणों का क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। सेकंड एग्जांपल कि जो ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी होती है, फल मक्खी, उसमें जो पंखों को निर्धारित करने वाला जीन है, किसको? पंखों को निर्धारित करने वाला जो जीन है वो नेत्र रंग का भी निर्धारण कर देता है। तो आप देखिए, जीन तो एक है लेकिन दो लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं ऐसी घटना को? बहुप्रभाविता, यानी कि प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी देखो एक बार नोट्स में, देख लिया, बहुत सिंपल है ना बहुप्रभाविता। ठीक है, चलिए तो पढ़ लिया आपने बहुप्रभाविता भाई। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, बहुत कम, रेयर ही मान लो, होते नहीं हो, मानो आप आते नहीं है ना, केवल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पढ़ना तो सारी चीज़ है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चौक ले लूं, और उस टॉपिक का नाम है बहुजीनी वंशागति, जिसे हम पॉलीजीन्स के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, पॉलीजीन है ना, जीन में जी लिख दो चाहे जेड लिख दो, एक दोनों सही है ना। बहुजीनी वंशागति, अब बात आती है अरे बहुजीनी वंशागति क्या है? तो देखो अब हेडिंग खुद देखो, बहु माने बहुत सारे, जीनी माने जीन। ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक लक्षण का निर्धारण, ध्यान सुनना मेरी बात को, एक लक्षण का निर्धारण सामान्यतः एक जीन के द्वारा होता है ना, लेकिन कई बार एक लक्षण को बनाने के लिए, एक लक्षण को बनाने के लिए अलग अलग जीन काम में आते हैं। या मैं सिंपल सी एक बात कह दूं कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक या एक से अधिक जीन, एक या एक से अधिक जीन केवल एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो ऐसी वंशागति को हम बहुजीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहुजीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। देखो बहुत सिंपल है भाई, सुनिए मेरी बात। अच्छा, बहुप्रभाविता में मैंने क्या कहा था? बहुप्रभाविता में मैंने कहा था कि लक्षण तो जीन तो एक है। देखो जीन की संख्या तो एक है, लेकिन ये जीन एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करेगा, एक से अधिक लक्षण बना देगा अकेला जीन। लेकिन बहुजीनी वंशागति इसके जस्ट अपोजिट है। कैसे? जीन चाहिए एक से अधिक और लक्षण होगा एक, अपोजिट है ना, बिल्कुल समझ गए अब तो मेरी बात को आप, कि बहुप्रभाविता का तो ये मतलब, बहुप्रभाविता का तो ये मतलब होगा
कि जीन तो होता है एक, लेकिन वो एक से अधिक लक्षणों को बना देता है। तो ऐसी घटना को तो हम बोलते थे बहुप्रभाविता, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होती है बहुजीनी वंशागति, पॉलीजीन्स। क्या कि जब एक लक्षण को जब कोई विशेषक, नोट्स में लिखा हुआ है विशेषक यानी कि लक्षण, जब कोई लक्षण का निर्धारण अलग अलग जीनों के द्वारा हो या एक से अधिक जीनों के द्वारा हो, तो हम उसे बहुजीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए आपको। बहुप्रभाविता में तो जीन एक होता है लेकिन वो एक से अधिक लक्षण बना देता है, जबकि बहुजीनी वंशागति में इसके जस्ट अपोजिट होता है कि जीन होने चाहिए एक से अधिक और लक्षण बनाएंगे वो मिलकर एक। अंतर है ना दोनों में, कि मान लीजिए 3 जीन हैं और 3 जीन मिलकर एक लक्षण बना रहे हैं केवल, और यहाँ मैं बात करूँ कि एक जीन है और वो 2 लक्षण बना रहा है या 3 लक्षण बना रहा है एक साथ। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ना एक दूसरे के, समझ पा रहे हैं? ये तो है बहुजीनी और ये है बहुप्रभाविता। तो दोनों में अंतर समझो आप सबसे पहले तो, है ना। अब आप परिभाषा देखो, परिभाषा आपके लिखी हुई है स्पष्ट, परिभाषा आपके लिखी हुई है कि जब किसी विशेषक या लक्षण का निर्धारण अलग अलग जीनों के द्वारा होता है तो हम ऐसी कंडीशन को बहुजीनी वंशागति, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, बहुजीनी वंशागति का एग्जाम्पल है भाई मानव में त्वचा का रंग और गेहूं का रंग। जरा ध्यान समझना इस बात को, जो बहुजीनी वंशागति होती है जिसको हम पॉलीजीन्स बोलते हैं ना, तो बहुजीनी वंशागति का एक मोस्ट वन मतलब जो मोस्ट वन इसका एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे कि मानव में जो स्किन कलर होता है, मानव में त्वचा, अब देखो त्वचा का रंग लक्षण तो एक है, लेकिन इस त्वचा के रंग को 2 से अधिक जीन कंट्रोल करेंगे। मैं वैसे क्या बात थी, एक स्टेटमेंट क्या था कि एक जीन केवल एक ही लक्षण को कंट्रोल करता है, लेकिन हम बहुजीनी वंशागति में क्या पढ़ते हैं कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको एक से अधिक जीन कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। तो जैसे मानव में जो त्वचा का रंग होता है ना, हमारा जो स्किन कलर है, आप देख पा रहे हैं स्किन कलर में, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भाई बिल्कुल गोरा, जिसको है ना गोरा, थोड़ा फिर कोई हल्का सा गोरा, फिर कोई सांवला है, फिर थोड़ा ऐसा काला सा, फिर ज़्यादा काला ना, ऐसे होते हैं ना कलर। तो 7 प्रकार के जो हमारी स्किन कलर होता है वो लगभग 7 प्रकार का होता है। तो मैं आपको बताऊंगा वो 7 प्रकार का कलर कौन कौन सा है। तो सेम हमारा जो गेहूं है उसका भी कलर होता है। हम बोलते हैं ना भाई ये गेहुआ रंग का व्यक्ति है ना, ऐसे। तो गेहूं का रंग और त्वचा का रंग लगभग नहीं, ब्लैक तो वैसे आजकल ब्लैक गेहूँ भी हैं, गेहूँ भी प्योर ब्लैक हैं भाई, ठीक है। और ब्लैक गेहूँ तो बहुत फ़ायदा करता है अपने कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह में ना। आजकल बहुत प्रचलन में है काले गेहूँ की खेती, है ना, काले गेहूँ की खेती बहुत प्रचलन में चल रही है भाई, ठीक है। चलिए, तो मानव में त्वचा का रंग और गेहूं का रंग, ये दोनों मोस्ट एग्जाम्पल हैं बहुजीनी वंशागति के। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर एक आरेख बना के बताऊंगा। आपके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो आरेख में बनाऊंगा ये बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नीट में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो सुनिए भाई, तो मैं यहाँ इसकी थ्योरी जो आगे आपके सामने लिखी हुई है नोट्स में, उसमें लिखा हुआ है कि भाई मानव की त्वचा का जो रंग होता है, मानव की त्वचा का जो रंग होता है उसे 3 जीन कंट्रोल करते हैं। और मान लीजिए, सपोज कीजिए वो 3 जीन हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी। ये 3 जीन एक लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी त्वचा के रंग को, है ना। तो वो कहते हैं कि मानव के त्वचा के रंग के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। 3 जीन जिम्मेदार हो गए। अब इनकी वही कंडीशन बनेगी
क्योंकि जीन होता है जोड़े में, किस में होता है भाई, जोड़े में होता है, तो इसके विपरीत लक्षण भी, मतलब इसके समयुग्मजीय अवस्था भी रहेगी और विषमयुग्मजीय अवस्था भी रहेगी, है ना। तो देखिए भाई, जो एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर दो कलर ले लेता हूं, एक डार्क ब्लैक मतलब गहरा काला रंग, और एक पूरा गोरा भूरा जिसको बोल सकते हैं, या हल्का हल्का हल्के रंग को बोलते हैं गोरा रंग, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही है मेरी बात। तो जो ये 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं मानव की त्वचा के रंग को, तो वो कहता है, अब पॉइंट में बोल रहा हूं वो आप समझ जाना, कि यदि, अच्छा जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, यदि ये तीनों जीन इस समयुग्मजीय अवस्था में है, मतलब सभी की सभी प्रभावी हों। देखो ये 3 तो प्रभावी हो गए जीन, और इसके अप्रभावी जीन कौन से हो गए, ये वाले 3 स्मॉल वाले, जिसको आप कौन से इससे प्रेजेंट करेंगे, हल्के रंग। यार सिंपल सी बात है, मतलब मेंडल ने प्रभावी कहा था कैपिटल को, तो वो कहते हैं कि त्वचा के रंग को 3 जीन कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से, ए बी और सी, ऐसे एग्जाम्पल लिए हमने केवल। तो ये तो प्रभावी माना गया था, और इसका अप्रभावी क्या रहेगा, ए बी सी, है ना। तो वो कहता है कि जिन व्यक्तियों में समयुग्मजीय प्रभावी जीन होते हैं, तो देखो ये सब की सब समयुग्मजीय और प्रभावी जीन है, तो व्यक्ति का रंग होता है गहरा काला। गहरा काला, जैसे आपके जमैका, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका आदि देशों के जो लोग होते हैं, है ना, वो होते हैं बिल्कुल इस प्रकार के जीनोटाइप वाले, है ना, बिल्कुल डार्क ब्लैक उनका कलर होता है भाई, है ना। तो वो कहता है कि जब यदि इनके जीन, किसी व्यक्ति के जीनोटाइप में त्वचा के रंग बनाने वाले जो जीन हैं, यदि समयुग्मजीय प्रभावी अवस्था में है तो उसका रंग गहरा काला होता है, और यदि ये समयुग्मजीय अप्रभावी अवस्था में है सभी, देखो सब की सब समयुग्मजीय हैं और अप्रभावी अवस्था में, तो इनका रंग होता है बिल्कुल भूरा भक गोरा, जिसको बोलते हैं अपने जैसे अंग्रेज वगैरह होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे आप मेरी बात को, है ना। और यदि ये मध्यवर्ती होता है, मतलब कुछ अप्रभावी और कुछ प्रभावी, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये इसकी F1 पीढ़ी होती है, तो इसका रंग होता है मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग क्या होता है, मध्यवर्ती रंग। तो ऐसे वंशागति चलती है भाई मानव त्वचा के रंग की। ध्यान से समझो मेरी बात को, आपके नोट्सों में ये लिखा हुआ है कि भाई यदि इनकी समयुग्मजीय प्रभावी हैं तो व्यक्ति का रंग गहरा रंग होता है, गहरा रंग होता है, और यदि ये अप्रभावी अवस्था के जीन है सब की सब किसी व्यक्ति में, तो उसका रंग हल्का होता है, और जो दोनों के बीच का होता है मतलब जिसमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों बराबर हों, तो उनका रंग मध्यवर्ती, जिसको हम सामला बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, देखो एक कंडीशन और मैं बता दूं, जो काले लोग हैं उनको हम बोलते हैं निग्रो लोग। कैसे लोग, निग्रो। और जो भूरे भक्कू होते हैं उनको बोलते हैं एल्बिनो। क्या बोलते हैं, एल्बिनो। और जो जिनका रंग मध्यम होता है उनको बोलते हैं मुलेटो। क्या बोलते हैं भाई, मुलेटो रंग बोलते हैं, मुलेटो, है ना। जैसे यदि किसी भी प्योर डार्क व्यक्ति की शादी किसी गोरी महिला से हो, तो उनकी जो संतान है ना, वो सांवले रंग की हो सकती है, मुलेटो प्रकार की। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और अपने जनरल ऐसा वंशागति में होता है ना कि कोई हस्बैंड वाइफ में कोई रंग काला है, किसी का गोरा है, तो उनके संतान गोरी भी हो जाती हैं, काली भी हो जाती हैं, सांवली भी हो जाती हैं। ये सारा सिस्टम चलता रहता है ना, तो ये जीनों पर ही डिपेंड करता है भाई। तो मानव में जो त्वचा का रंग है उसे कितने जीन कंट्रोल करते हैं भाई, 3 जीन कंट्रोल करते हैं, ए बी और सी। तो ये तो समयुग्मजीय अवस्था के जीन है, समयुग्मजीय अवस्था के।
यदि समयुग्मजी प्रभावी जीन होंगे तो व्यक्ति का रंग गहरा होगा, और यदि समयुग्मजी अप्रभावी है तो व्यक्ति उसका रंग हल्का होता है, मतलब गोरा होता है, और बीच वाला होता है तो वो सांवले कलर का, जिसको आप मुलेटो भी कहते हैं, ऐसे। ठीक है भाई। तो अब सुनिए, तो ये थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी जो लिख रही है आपके। अब मैं आपको यहां पर इसका आरेख बना के बताता हूं भाई। आरेख सुनिए, इसका जो आरेख है ना बहुत ही बड़ा है भाई, तो आपको थोड़ा सा समझना है केवल वो कैसे बनेगा, बाकी आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ना भाई। पूरा तो मैं यहाँ पर नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको मैं उसका कंसेप्ट दे दूंगा, समझा दूंगा कि आपको कैसे बनाना है, फिर आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसका आरेख हम बना के चलते हैं। तो सुनिए भाई, ये समयुग्मजी प्रभावी है ना, और इधर मैं बात करूं समयुग्मजी अप्रभावी। क्लियर। तो ये काले रंग का है जिसको गहरा रंग बोल सकते हैं, और ये हल्के रंग का है, मतलब बिल्कुल हल्के रंग का है, गोरा जिसको बोल सकते हैं। अब इसके युग्मक देखो, इसके युग्मक क्या बनेंगे, वही 3 युग्मक बनेंगे ABC, और इसके जो युग्मक बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, 3 ABC, है ना। इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो इधर से कैपिटल A चल के आएगा, उधर से स्मॉल a चल के आएगा, इधर से कैपिटल B, उधर से स्मॉल b, इधर से कैपिटल C, उधर से स्मॉल c, और इस प्रकार की इनकी बनेगी F1 पीढ़ी, जिसको आप बोल सकते हैं मुलेटो। क्या बोल सकते हैं भाई आप इसको, मुलेटो बोल सकते हैं। इनको आप बोल सकते हैं नीग्रो, यानी कि प्योर ब्लैक कलर के व्यक्ति, और इनको आप बोल सकते हैं एल्बिनो। एल्बिनो मतलब बिल्कुल वो अंग्रेज टाइप के, मतलब ऐसे ना। तो ये पहली पीढ़ी बन गई भाई। अब इसमें अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए। यहां पर देखिए 3 जोड़ी विपरीत लक्षण हैं। कितने, 3 जोड़ी, 1 2 और 3, मतलब 3 जोड़ी लक्षण है ना यहाँ पे भाई। 3 जीन है तो 3 जोड़ी युग्म विकल्पी तो हो गए। युग्म विकल्पी कितने हैं यहाँ पर, 3 जोड़ी। अब सुनिए, अब जब इसमें हम यदि इनमें हम स्वयं निषेचन कराएं, स्वयं निषेचन का मतलब मैं आपको बता दूं, अब ऐसा नहीं है, मतलब यही इसी प्रकार का तो नर है और इसी प्रकार की मादा है, तो जब इनमें हम स्वयं निषेचन कराते हैं ना तो हमें इसके युग्मक बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, युग्मक। अब समस्या ये आती है कि आखिर इनके युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, तो अब आप नोट कर लेना अपने नोट्सों में, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। युग्मक बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2n। ऊपर नोट कीजिए, एक बॉक्स में इसको बंद करना कि युग्मक बनाने का सूत्र, कि मतलब आप जो ये संकर संकरण चलते हैं तो इसमें कितने युग्मक बनेंगे F1 पीढ़ी से, उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n इसका एक फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जब आपने, ध्यान से सुनिए, जब आपने एक संकर संकरण किया था तो बताओ उसमें कितने जोड़ी विपरीत लक्षण थे या कितने जोड़ी युग्म विकल्पी थे, केवल एक जोड़ी युग्म विकल्पी था ना, कैपिटल T और स्मॉल t। तो n जो होता है ना वो युग्म विकल्पी बोलते हैं उसको, युग्म विकल्पी जोड़ी। n का मतलब क्या होता है, युग्म विकल्पी जोड़ी या विपरीत जोड़ी। क्लियर है ना। तो यहां पर यदि एक संकर संकरण की मैं बात करता तो केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण ही तो लिए थे, तो बताओ युग्मक कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, 2 बनेगा। अब आओ द्विसंकर संकरण में, तो कितने जोड़ी युग्म विकल्पी लक्षण थे आपके पास, याद कीजिए 2 जोड़ी विपरीत लक्षण थे ना सेकंड द्विसंकर संकरण में,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। तो कितने युग्मक बने थे उसमें 4 प्रकार के, बताओ बने थे नहीं बने थे भाई। युग्मक बनाने का ये फॉर्मूला है जो नीट में पूछा गया है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। एक संकर संकरण में 2 की पावर 1 कर दी तो कितने युग्मक बने 2। एक तो कैपिटल टी वाला बना था, एक स्मॉल टी वाला बना था। यही बात मैं द्विसंकर संकरण की करूं तो देखो 2 की पावर 2 है तो कितने युग्मक बन रहे हैं 4 युग्मक बन रहे हैं। बताओ द्विसंकर संकरण में 4 युग्मक बनाए थे नहीं बनाए थे आपने। अब यहां पर कितने युग्म विकल्पी जोड़ी हैं 3, 1 2 और 3 है ना। तो यहां पर कितने गैमेट बनेंगे भाई 2 की पावर 3। तो यहां पर युग्मक बनेंगे 8। कितने युग्मक बनेंगे 8 युग्मक बनेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसी यदि कंडीशन हो तो युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो 8 युग्मक, 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहां पर 3 जोड़ी युग्म विकल्पी हैं भाई, क्योंकि 3 जीन कंट्रोल करते हैं किसी भी एक लक्षण को। भाई जब किसी एक लक्षण को 3 जीन कंट्रोल कर रहे हो, देखो एक जीन कंट्रोल करता है मतलब यार एक जीन की हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। 2 जोड़ी लक्षण लेते हैं, 2 जोड़ी युग्म विकल्पी लेते हैं तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 जोड़ी युग्म विकल्पी हैं भाई, क्योंकि 3 अलग अलग जीन है तो 3 जोड़ी युग्म विकल्पी हुए, है ना। तो 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे ना। तो पहले तो ये बात आप नोट कर लेना, ऊपर बॉक्स में बना लेना युग्मक बनाने का सूत्र 2 की पावर n, है ना। फिर आप इसको एक्सप्लेन भी कर लेना। तो ये आपको याद रखना है। अब जितने भी, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल आ जाए और उसमें 4 जोड़ी युग्म विकल्पी हों, कितने हो 4 जोड़ी युग्म विकल्पी हों, तो आप पता चला लेंगे ना कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको यहां से युग्मक बनाना सिखा रहा हूं केवल, सुनिए मेरी बात। कब बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेट कभी भी नहीं पूछा जाएगा ना, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा ये याद रखना है भाई। युग्मक बना के देख लेते हैं, मैंने जो खाली जगह छोड़ी है वहां पर आप इसको बना लेना। अब ये जीनोटाइप है किसी भी संतान का, इसका मुलेटो प्रकार की जो संतान है इसका ये जीनोटाइप है। इसके अब मैं आपको केवल युग्मक बनाना बताऊंगा, फिर आप टेबल बना लेना, खुद प्रैक्टिस कर लेना। युग्मक बनाना सीखो, कैसे बनाएंगे आप देखो। आप केवल क्या करेंगे, इधर मैं आपको बना के बताता हूं। आपके पास ये वाली कंडीशन है, देखो ये वाली कंडीशन है ना F1 PD में। अब सुनिए, आपको युग्मक बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि जो दोनों कैपिटल ए और स्मॉल ए है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इन दोनों का क्रॉस इन दोनों चारों से कराना है, दोनों तो बी से और दोनों सी से। तो टोटल 8 प्रकार के युग्मक बन जाएंगे। यार देखो, एक का क्रॉस तुम इन चारों से कराएंगे तो 4 युग्मक तो ये ए बना देगा, और एक स्मॉल ए का चारों से कराएंगे तो 4 ये बना देगा। तो टोटल 8 अपने आप बन जाएंगे ना। बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आप कैपिटल ए का क्रॉस कराइए इन चारों से, इन चारों से, समझ पा रहे हैं। तो देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, क्योंकि तीनों ही आने चाहिए ना प्रत्येक युग्मक में। तो एक युग्मक तो ये बन गया ए बी सी। अब ए का कराओ कैपिटल बी से, तो ए स्मॉल वी और कैपिटल सी। ध्यान सुनना, ए स्मॉल वी और कैपिटल सी, ये अलग युग्मक बन गया। अब ए का फिर कराओ, ए कैपिटल बी ले लो और स्मॉल ले लो सी, बताओ, है ना। और एक कैपिटल ए, ऐसे अलग करूं क्या, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, स्मॉल वी और स्मॉल सी। तो बताओ 4 प्रकार के युग्मक तो बन गए कैपिटल ए का क्रॉस कराने से। देखो एक बार ध्यान से देखो, ये कैपिटल ए है तो पहले तो कैपिटल ए का कैपिटल बी और कैपिटल सी से कराओ। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक युग्मक आ गया। क्लियर। अब कैपिटल ए का कैपिटल बी से और कैपिटल सी से, मतलब क्या है, देखो आपको हर युग्मक में
आपको हर युग्मक में तीनों लेटर लेने हैं, ए बी और सी तीनों। अब चाहे कोई छोटा प्रभावी हो चाहे कोई अप्रभावी हो, छोटा बड़ा नहीं बोलेंगे हम, हमें पता है जो कैपिटल है वो प्रभावी है और जो छोटा है वो अप्रभावी है। तो एक प्रभावी अप्रभावी ऐसे आना चाहिए। तो देखो पहले तो तीनों प्रभावी आ गए। अब हमने एक बी ले लिया स्मॉल और कैपिटल ले लिया सी। देखो तीनों आ गए और तीनों ही अलग अलग है। क्लियर। अब ए का फिर कराओ, आप किसी से भी करा दो आप। जैसे यदि आप कैपिटल बी लेंगे इसके साथ तो आपको स्मॉल सी लेना पड़ेगा। भाई तीसरा तो स्मॉल सी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आप तीसरा भी कैपिटल सी ले लेंगे तो आपने पहले ही बना दिया ऐसा। ऐसे ही कैपिटल ए का आप और कराओ, तो कैपिटल ए, एक कैपिटल बी ले लो और एक कैपिटल सी ले लो। तो बताओ चारों प्रकार के युग्मक अलग अलग बने कि नहीं बने। सेम इसी प्रकार हम स्मॉल वाला ले लेंगे। अब ये चार तो ये हो गए, अब चार और बना लेते हैं। तो अब कैपिटल ए का काम खत्म हो गया। अब स्मॉल ए का काम करके देखो। तो स्मॉल ए का जब आप पहले स्मॉल स्मॉल से करा दो तो स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल सी, एक तो ये बन गया। अब स्मॉल ए ले लो, एक कैपिटल बी ले लो और एक कैपिटल सी ले लो, दोनों ले लिए। चलो इस है ना, कुछ कैसे भी बना सकते हैं आप कहीं भी। स्मॉल ए, एक स्मॉल वी और एक ले लो कैपिटल सी, ले लिया। एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल सी। बताओ चारों प्रकार के युग्मक अलग अलग बने कि नहीं बने। ये भी तो चार युग्मक बन गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी भाई। अब ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक ही बिल्कुल सिंपल हो, है ना, कई बार हमें थोड़ी अपने आप में मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं भाई। इससे आपको दिख रहे हैं ABC, है ना, मतलब सभी अलग अलग युग्मक हैं ये। तो 8 युग्मक नर में बनेंगे और यही 8 युग्मक बनेंगे मादा में। किस में बनेंगे? मादा में। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे 8 युग्मक बनते हैं भाई। अब इसकी टेबल आप, मुझे नहीं लगता आप बना पाएंगे, है ना। मुझे पता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करूँगा, अब यहाँ पे भी ये पूरी नहीं बन पाएगी, मतलब आधा घंटा और पौन घंटा इसको बनाने में लग जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो मैं क्या करूँगा, आप एक पृष्ठ पर इसको बनाकर आपके लिए मैं सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप पे ना। तो आप इस पूरे को तब बना, इसको भी मत बनाना अभी आप, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, एक पेज पर इस पूरी टेबल को बनाकर और मैं आपको सेंड कर दूँगा। क्लियर। तो उस पेज से आप उसको बना लेना। जहाँ आपका बहुजीनी वंशागति है ना, उसके आगे जो जगह छूटी बची हुई है सहलग्नता से पहले, उसमें आप इस पूरी टेबल को बना लेना है भाई। आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आ रही है? वहाँ आप इसको बना लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और समझा मैं दे रहा हूँ इसको भाई, है ना। तो ऐसे अब इसमें जैसे 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो मैं 8 युग्मक ऐसे सेट कर लेने, इधर भी 8 युग्मक आ जाएंगे। तो टोटल 64 प्रकार की जो संतानें यहाँ पर बनती हैं ना, 64, है ना, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे बनेंगी। अब सुनिए, आपको यहाँ पे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये किसकी ट्रिक है? अच्छा, ट्रिक किसकी है? रंग की, रंगों की भाई। किस किस प्रकार के रंग वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। वो कहता है कि यदि सभी, अच्छा 7 प्रकार के रंग मैं आपको बताऊं त्वचा के। देखो बिल्कुल सुनिए, एक तो होता है डार्क है, अरे यार सही से लिखूं मैं इसको ना, इसको मिटा दूं ना, अब ये कोई काम का नहीं है। देखो रंग मैं बता रहा हूं आपको, 7 रंग है भाई। एक तो है हैवी डार्क, ठीक है, एक रंग हो जाएगा डार्क और एक रंग हो जाएगा फेयर डार्क। ये 3 प्रकार के काले रंग हो सकते हैं ना। एक तो बिल्कुल ही काला, मतलब बिल्कुल ही काला जिसको बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही ब्लैक है,
और एक बोलेंगे हाँ यार ये काला सा है, और एक बोलेंगे हाँ यार ये काला तो है पर मतलब हल्का काला है ना। तो ऐसे 3 रंग हो सकते हैं ना ब्लैक कलर के लिए। और एक हो जाएगा बिल्कुल क्या, मिड कलर। मिड कलर हो जाएगा ना एक, इंटरमीडिएट जिसको आप बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं इसको, आप मिड कलर बोल सकते हैं, मतलब सांवला बोल सकते हैं, है ना। अब जब सांवले से हम नीचे चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बोलो, फेयर लाइट आएगा। लाइट बोलते हैं गोरे रंग को, तो सबसे पहले तो फेयर लाइट आएगा। अरे यार एक काले, ये बिल्कुल काला व्यक्ति है, इस काले से थोड़ा काला रहेगा, काले से थोड़ा बिल्कुल हल्का सा काला रहेगा, फिर सांवला आ जाएगा, फिर उसका रंग गोरा होने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो पहले फेयर लाइट होगा, फिर क्या रहेगा, लाइट रहेगा, और फिर क्या रहेगा, बिल्कुल हैवी लाइट, मतलब गोरा भक्क जिसको बोलते हैं, भक्क गोरा, भूरा भक्क ऐसे सुने ना हम, भूरा भक्क है ना। चलिए, तो ये 7 रंग होते हैं भाई हमारी त्वचा के, यही 7 रंग होते हैं ना। अब वो ये बताना चाहता है, मैं आपको 4 नॉलेज बता रहा हूँ ऐसे ही, 4 नॉलेज कि कौन से जीनोटाइप वाला व्यक्ति कैसे होता है। तो सुनिए, हमारे पास टोटल जीन 6 है ना। तो सुनिए, यदि 6 जीन प्रभावी हों, प्रभावी, या मैं एक प्रकार से लिखता हूं, सुनिए अलग से लिखता हूं, सुनिए अप्रभावी लेके चलते हैं, कैसे भी मैं लिख सकता हूं, एक भी जीन अप्रभावी नहीं। देखो, यदि कोई भी जीन, क्योंकि 3 जीन थे और 6 उसके युग्म विकल्पी बन रहे थे, यदि किसी व्यक्ति में 6 की 6 जीन जो है सब की सब प्रभावी हैं, एक भी अप्रभावी नहीं है, तो उसका रंग होता है बिल्कुल गहरा काला। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ऐसे देखो, अब इसमें 6 की 6 जो ये युग्म विकल्पी है ना, इसमें एक भी आपको अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार अप्रभावी है स्मॉल, यहां तो सभी कैपिटल कैपिटल है ना। तो जिस व्यक्ति का ये जीनोटाइप आता है ना त्वचा का, उस व्यक्ति का रंग कैसा होता है, बिल्कुल हैवी डार्क होता है। समझ गए। अब ये कहता है एक अप्रभावी हो, अब बहुत सिंपल है, एक अप्रभावी हो तो रंग हो जाएगा डार्क, 2 अप्रभावी हो तो रंग हो जाएगा फेयर डार्क, 3 अप्रभावी हो तो रंग हो जाएगा मिड कलर, 4 अप्रभावी जीन हो तो रंग हो जाएगा फेयर लाइट, 5 अप्रभावी हो, अप्रभावी की बात चल रही है, तो रंग हो जाएगा उसका लाइट, और 6 की 6 अप्रभावी हो तो उसका रंग कैसा होता है, हैवी लाइट। जैसे मैं यहां बनाऊं 6 की 6 अप्रभावी, ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये 6 की 6 अप्रभावी है ना, बताओ है कि नहीं। तो ये 6 की 6 जो अप्रभावी हैं, तो ऐसे व्यक्ति का रंग कैसा होगा, बिल्कुल हैवी लाइट होगा, मतलब भूरा भक होगा, गोरा चट्ट होगा, चिट्ट गोरा। ठीक है भाई, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब वो कहता है सुनिए कि यदि इनमें से एक भी जीन या एक भी युग्म विकल्पी अप्रभावी आ जाए, जैसे मैं देखो इसको ऐसे लिख दूं, कैपिटल और ये कोई सा भी हो सकता है, पर मैं तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। देखो ये मैंने एक जीन ही तो अप्रभावी दिख रहा है आपको, आज पूरे इसमें देखो केवल एक ही अप्रभावी दिख रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति का रंग होगा डार्क, ये बिल्कुल काला नहीं कह सकते आप इसको, ये बिल्कुल ज़्यादा काला नहीं होगा, इसकी तुलना में थोड़ा सा हल्का होगा ये, क्योंकि इसमें एक जीन अप्रभावी है। ये ट्रिक है एक। अब ऐसे ही में यदि, अब देखो आप इसमें कितने जीन आपको दिख रहे हैं, 2 जीन दिख रहे हैं ना अप्रभावी, 2 युग्म विकल्पी अप्रभावी दिख रहे हैं ना, तो इस व्यक्ति का रंग कैसा हो जाएगा, फेयर डार्क हो जाएगा। और यदि 3 आ जाएं, 3 कैसे, अब देखो बताओ, ये वही आ गई ना जो मैंने पहली पीढ़ी में बनाया था। तो 3 अप्रभावी हैं, 1, 2 और 3, तो ऐसे बच्चे का रंग कैसा होगा, मिड कलर का होगा।
अब 4 अप्रभावी कर दीजिए, कोई से भी कर सकते हैं आप भाई, कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है, ऐसे कर दीजिए। देखो 4 अप्रभावी दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसका रंग कैसा होगा, फेयर लाइट होगा। और यदि मैं 5 अप्रभावी कर दूं, कोई से भी कर सकते हैं आप मन मर्जी से भाई। देखो ये पांचों की पांचों अप्रभावी है ना, ये पांचों अप्रभावी है ना, केवल एक डोमिनेंट है, तो इसका रंग कैसा होगा, गोरा, गोरा रंग। और जब 6 की 6 अप्रभावी हो जाएं तो उसका रंग होता है बिल्कुल गोरा भक। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये तरीका है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके काम आएगा भाई। लीजिए फटाफट, ले लिया। मतलब यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है भाई नीट में, केवल है ना, आपके बोर्ड में तो नहीं बनता, लेकिन नीट में ये बन जाता है। जैसे बन गया कि भाई किसी में 5 जीन अप्रभावी है, तो उस निम्न में से उस व्यक्ति का रंग कैसा होगा, तो आपको याद रखना उसका रंग लाइट होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आपको बात याद रखनी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले भी इसमें लिखा हुआ है कि यदि समयुग्म सभी जीन प्रभावी हैं तो उसका रंग गहरा काला होगा, सभी अप्रभावी हैं तो रंग हल्का होगा, और बीच वाला है मध्यवर्ती तो मध्यवर्ती रंग होगा, है ना। फिर मैंने एक तरीके से आपको बताया है इसको याद करने का कि भाई यहाँ 7 प्रकार के जो रंग हैं उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो जैसे यदि कोई भी जीन अप्रभावी नहीं है तो उसका रंग हैवी डार्क होता है, एक जीन अप्रभावी है और सब प्रभावी है तो उसका रंग डार्क हो जाएगा, उसको आप हैवी डार्क नहीं बोल सकते, है ना। 2 अप्रभावी है तो उसको आप फेयर डार्क बोलेंगे, 3 अप्रभावी तो उसको आप मिड कलर आ जाएगा, 4 अप्रभावी तो फेयर लाइट आ जाएगा, 5 अप्रभावी है तो लाइट रंग आ जाएगा, और 6 अप्रभावी है तो हैवी लाइट आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। तो ये बात है भाई बहुजीनी वंशागति की। तो आपको ये केवल थोड़ा सा देखना है, मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और सेंड करने के बाद आप इसको बना लेना, थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपसे कभी भी ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप इसकी टेबल बनाइए, ठीक है भाई। चलिए ये जरूर आप याद रखना कि बहुजीनी वंशागति का एग्जाम्पल क्या है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जो मैंने बहुप्रभाविता वाला टॉपिक कराया था ना, अभी बहुप्रभाविता वाला टॉपिक, जिसमें बहुप्रभाविता वाले टॉपिक में मैंने देखा कि भाई एक जीन एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल कर देता है ना। जैसे मीठी मटर में बताया था मैंने, फूल का रंग बनाता है वो बीज का रंग भी बना देता है ऐसे। तो उसके कई बार एग्जाम्पल में डिजीज और पूछ ली जाती हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी बहुप्रभाविता के कारण होती है। तो आप उसमें 2 डिजीज और नोट कर लेना चाहें तो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। ये 2 डिजीज ऐसी हैं आनुवांशिक जो बहुप्रभाविता के कारण भी होती हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, आप वहाँ नोट कर लेना, जो आपका बहुप्रभाविता है ना उसमें अलग से नोट करके आप लिख लेना फिनाइल कीटोन्यूरिया व सिकल सेल एनीमिया बीमारी भी इसके एग्जाम्पल्स में है। क्लियर? अब चलिए आज का क्वेश्चन, औषधि रहित आईयूडी का नाम बताइए। औषधि रहित आईयूडी का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना और बाकी बातें करते हैं भाई कल।